तो सूर्य जो थे वो उच्च के, जो हम बात कर रहे हैं, वो थे मेष राशि में कितने डिग्री के? 10 डिग्री। और नीच के हो गए थे कहां पर? उसके सामने वाली राशि में तुला, वो भी 10 डिग्री के। यदि चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा जो है वो वृष राशि में उच्च के है, और वो कितने डिग्री पर है? 3 डिग्री पर। वृष के सामने नीच के कब हो गए? वृष के सामने कौन सी राशि है? 8वीं वृश्चिक है ना? तो वृश्चिक राशि में भी सेम डिग्री के नीच के। फिर बात हुई आपके मंगल की। तो मंगल पता है किसी को? मंगल किस में उच्च का होता है? मकर। वेरी सर मकर में। वेरी नाइस। तो मकर में कौन सी डिग्री के? मकर में 28। हाँ 28। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा जो डिग्री में मंगल ही उच्च के होते हैं, और नीच के हो जाएंगे कहां पर? कर्क में। कर्क में सेम 28 डिग्री। यदि मंगल के बाद फिर आगे देखें, किसकी बात करें? गुरु की बात कर लेते हैं। तो गुरु जो है वो कर्क में उच्च के होते हैं, ठीक है। कर्क राशि में गुरु 5 डिग्री के उच्च के होते हैं, और नीच के कहाँ हो जाएंगे? जहाँ पर मंगल उच्च के होते हैं वहाँ पर नीच के होते हैं गुरु। फिर बात करते हैं बुध की। तो बुध जो है वो किस राशि में उच्च के? उनकी ही राशि में उच्च के हैं, कन्या। कन्या। और कितने डिग्री के? 15 डिग्री के। और कहाँ पर नीच के? मीन। फिर बात कर लेते हैं शुक्र की। शुक्र जो होते हैं वो उल्टा होता है, जहां पर बुध के हैं उनसे उल्टा होता है। मंगल के बाद में दूसरे नंबर की जो कम डिग्री है वो शुक्र की है। कन्या में नीच के 27 डिग्री के, ठीक है। और उसके बाद में फिर क्या है? शनि। शनि जो है वो आपके तुला में उच्च के, और कितने डिग्री के? 20 डिग्री के। 20 डिग्री। मेष। मेष में नीच के। इसमें सबको क्लैरिटी है? यस सर। ठीक है। अब मैं आपको एक दूसरी जगह लेकर चलता हूं थोड़ी देर। दूसरी जगह का मतलब क्या हुआ? सर इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन था सर। जी जी सर ये डिग्री कैसे डिसाइड हुई कि सूर्य मेष में 10 डिग्री है या वृष में 3 डिग्री है? ये मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी। मान लेते हैं ये अर्थ है ना। सन यहां से निकले, ठीक है, और वो ऐसे ऐसे हमें ट्रैवल करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, राइट। तो सन का जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड वो कब होने वाला है? मतलब सोलर सिस्टम वाइज अर्थ से सन का हाईएस्ट एल्टीट्यूड कब अचीव होने वाला है हमारे कोरस्पॉन्डिंग? तो वो होता है आपका जब 14-15 अप्रैल से 14-15 मई के बीच का टाइम। उसमें मेष राशि में सन होते हैं यूजली। ये जो है बाद में बदल जाएगा थोड़े टाइम में, क्योंकि इनका कैलेंडर ठीक नहीं है, ग्रेगोरियन कैलेंडर ठीक नहीं है, इसमें करेक्शन नहीं करते ये लोग, ठीक है।
54 मिनट खिसकता है। तो आप नोटिस भी करोगे तो अभी जो लोग जॉडियक देखते हैं, जो लोग अपनी सनसाइन वाली कुंडलियाँ, सनसाइन वाला प्रिडिक्शन देखते हैं, उसमें भी नोट करेंगे तो वो सन इस राशि में है ही नहीं 15 अप्रैल से 15 मई में मेष राशि में, मतलब उनकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। जबकि एक्चुअली में आजकल जो सन चल रहे हैं वो 14 अप्रैल से 14 मई के आसपास के बीच में चल रहे हैं। जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 14 अप्रैल की कुंडली बना के देखते हैं। तो देखेंगे आप सन ने अभी भी एंट्री मारी है 14 अप्रैल को ना, 0 डिग्री का है ना यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं 14 मई कर देता हूं इसको। तो 14 मई में आप देखोगे 29 डिग्री का है, तो लगभग एक महीने में सन ने 0 डिग्री से चालू होकर 30 डिग्री कवर करी है मेष राशि। जो आपके जो लोग जोडियक देख रहे हैं वो गलती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जोडियक ये बात कह ही नहीं रहा, जोडियक कुछ और ही अपनी कहानी चला रहा है। ऐसे तो वर्ड ओवर काफी करे वो हो जाएगी सब गड़बड़। हाँ तो गड़बड़ी यही है, ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी फेक है, गलत है। इन्होंने क्या करा, आधा अधूरा पिक करा, आधा अधूरा बता दिया पूरी दुनिया को, और पूरी दुनिया उसी पागलपन को फॉलो कर रही है, जबकि उनको पता ही नहीं है। अब ये कह रहा है नो योर जॉडियक, है ना, इतनी बढ़िया साइट बना रखी है इसने जी। अब ये बनाने वाला भी बेचारा ऐसे ही आदमी, और तो इन्होंने 14 अप्रैल बताया, कहाँ बताया, एडीज ही बताया, इसने लगता है सही बना दिया। एक सेकेंड दोबारा देखते हैं, 14 मई चेक करते हैं। अब देखो 14 मई को इसने टॉरस बता दिया, देख रहे। अभी मैं अगर इससे 5 दिन पहले भी जाऊंगा ना तो भी ये टॉरस बताएगा। लगभग 9 तारीख को चलते हैं, देखो देख रहे हो आप, इसने साइन डेट दे रखी है। अब देखो 20 अप्रैल से 20 मई के बीच में ये टॉरस बोल रहा है सबको, देख रहे हैं आप। तो ये बंदे ने गलती कर रखी है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। और ये अपने आप को क्या बोल रहे हैं, एस्ट्रो योगी, एस्ट्रो योगी है ये। इनको सनसाइन नहीं पता कहां पर है, क्यों है, क्योंकि एक बार ये बता दिया गया है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में कि इस डेट से इस डेट के बीच में सन रहेगा, तो वो ना टॉरस में है, और वो है ही नहीं वहां पर। वो है क्यों नहीं, क्योंकि मैथ्स में समझ में आएगा कि आपकी करेक्शन है एक 54 मिनट की हर साल ना, वर्नल इक्विनॉक्स का, और एक और वजह से सूर्य की पोजीशन जो है पीछे खिसकती जा रही है, उसको उन्होंने कंसिडर ही नहीं करा 54 मिनट का। तो क्या हुआ कि वो पोजीशन खिसकती चली गई, शुरू में जो बताया गया वो मान लिया गया। अब पूरी दुनिया पागल की तरह से वो जॉडियक फॉलो कर रही है, वो सनसाइन ही वो नहीं है जो बताया जा रहा है। तो जितनी भी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी फॉलो कर रहे हैं वो सब गलत कर रहे हैं, और कार्यक्रम चल रहा है बढ़िया एकदम। क्लियर हुआ आप लोगों को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? बाकी तो सुनने वाले वो तो बेवकूफ है ना, उनको तो पता ही नहीं है सब्जेक्ट के बारे में। हाँ तो वो तो ऐसे ही मानेंगे ना। सुनने वाले बेचारे क्या करेंगे इसमें, उनकी क्या गलती, गलती हम लोगों की है जिन्होंने ज्ञान नहीं बांटा सही से, है ना। तो हम अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। बाकी किसी को डाउट तो नहीं है इस बारे में जब हमने बात करी? सर एक क्वेश्चन, जैसे अगर सूर्य 10 डिग्री पे उच्च के हैं, अगर 20 डिग्री पे होते हैं किसी कुंडली में, तो क्या इफेक्ट रहेगा? देखो मैंने आपको एक बात बताई, उच्च के ही, हाँ, क्योंकि मेष में है, मैंने एक बात डिग्री हो गई 20। मैंने एक बात आपको बताई कि मान लीजिए ये अर्थ है ना, और मेष राशि में यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं होते हैं सूर्य,
तो आप ये कहोगे ना कि धरती के ऊपर ही है ये, मतलब मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये आप कहोगे धरती में आकाश में है, लेकिन कब हाईएस्ट लेवल पर है? हाईएस्ट लेवल पे तो एक ही पोजीशन है ना उसकी। तो ऐसे ही सूर्य परमोच्च अंश में 10 डिग्री पर है, वो उसका परम उच्च अंश है, परम उच्च, परमोच्च बोलते हैं उसको, ठीक है। लेकिन चाहे वो 0 डिग्री पर हो, चाहे वो 29.55 मिनट पर हो मेष राशि में, अगर तो वो उच्च ही कंसिडर हो रहे हैं। आपको ये बात सोचकर चलनी पड़ेगी, समझकर। बस परमोच्च पे वो पूरे प्योरली उच्च के हैं आप, वो बिल्कुल ही हाईली एक्सॉल्टेड फॉर्म हो गई। तो ये 0 से कितने पॉइंट तक रहते हैं जी वो उच्च पे? हाँ, तो इनका एक बफर है, जिस बफर में ये आपके उच्च तक माने जाते हैं। ये भी किताब में आपके दे रखा हुआ। जैसे सूर्य के बारे में लिखा हुआ है, मूल त्रिकोण राशि, मूल त्रिकोण में होता है, उच्च में नहीं। परमोच्च तो एक ही होता है ना। मूल त्रिकोण में एक वेरियस होती है। मूल त्रिकोण तो पता है ना आप लोगों को क्या होता है? 1, 5, 9 सर। नहीं, वो त्रिकोण है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मूल त्रिकोण राशि। मैं एक बात बताता हूँ, ग्रह ना इन अवस्थाओं में हो सकता है। ग्रह जो होता है अपनी उच्च राशि में हो सकता है, ग्रह जो हो सकता है वो मूल त्रिकोण राशि में हो सकता है, ठीक है। मूल त्रिकोण पता है सूर्य की कौन सी राशि है? सिंह। वेरी गुड, ये हमने बता चुके ना, ये तो डिस्कस हो चुका था शायद। दोबारा बता। किताब में मिल जाएगा, मैं दोबारा भी बता दूंगा। या वो स्वराशि में हो सकता है, या वो मित्र राशि में हो सकता है, या वो शत्रु राशि या नीच की राशि में हो सकता है, ठीक है। तो सवाल ये उठता है ये क्या चीज है? ये मैंने शायद डिस्कस करा भी था। तो अगर इसके फल देखने होंगे आपको तो 0 फल मिलेगा नीच राशि में, मतलब वो ग्रह जो है वो कमजोर है। शत्रु राशि में भी, मित्र राशि में वो अपने 1/4 फल दे सकता है, ठीक। स्वराशि में वो हाफ फल तक दे सकता है। मूल त्रिकोण में वो 3/4 फल देगा, और उच्च राशि में वो पूर्ण फल देगा। यानी कि वो 100% फल देगा आपको उच्च राशि में, 75% फल देगा वो मूल त्रिकोण राशि में, 50% फल देगा वो स्वराशि में, 25% फल देगा वो मित्र राशि में, और इनमें दे दिया 0, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? तो यदि मैं कहूँ, हाँ क्या बोल रहे? सर नीच में भी 0 ही है। हाँ, नीच का मतलब वो फल देने लायक स्थिति में नहीं ना, कमजोर पड़ गया वो, ठीक है सर। और इसमें भी सर नेगेटिव भी होता है। हाँ, इसमें शत्रु हाँ राशि में होगा तो नेगेटिव हो सकता है ना। हाँ बिल्कुल। इसमें वेरिएशन है थोड़ी सी कि ग्रह शुभ है कि अशुभ है। तो जो आपका सूर्य होता है उसे पापी कंसीडर करते हैं, इसको शुभ करते हैं। ये भी हमने डिस्कस किया था शायद। ये भी अशुभ है, ये शुभ है, ये भी शुभ है, और ये भी शुभ है, और ये अशुभ है। तो मतलब गुरु सबसे ज़्यादा शुभ होता है, शुक्र दूसरे नंबर पे, चंद्रमा और बुध हो गए फिर तीसरे नंबर पे, सूर्य पापी है, मंगल पापी है, और शनि भी पापी ग्रह कंसिडर होता है। अब इनमें ना थोड़ी वेरिएशन होती है कि इनकी शुभता अशुभता उच्च हो गए, अशुभ ग्रह उच्च का हो गया तो क्या मतलब है, और अशुभ ग्रह उच्च का हो गया तो क्या मतलब है। तो एक दिन हम इसको बाद के लिए रखते हैं अभी, क्योंकि अभी बहुत ही लंबा डिटेल में चला जाएगा। मैं जो समझाना चाहता हूँ वो बेसिक वाला नहीं समझा पाऊंगा, ठीक है। फिर उच्चता की मैं बात कर रहा था, जैसे सूर्य अब मेष राशि में उच्च के हैं।
मूल त्रिकोण राशि में वो कौन सी राशि होती है मूल त्रिकोण की? सिंह राशि। लेकिन सिंह राशि में ये 0 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में मूल त्रिकोण कंसीडर होते हैं, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो 10 डिग्री में ही उच्च के हैं, तो यानी कि जिस राशि में उच्च के हैं उसी राशि में ही मूल, अगर वो उच्च के हैं तो मूल त्रिकोण तो अपने आप ही होगा, वो एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो, अदरवाइज वो मूल त्रिकोण में है ही। मतलब मैं एक अलग बात कह रहा हूं, मतलब कन्या, जैसे सूर्य तो अलग अलग राशियों में है, मान लेते हैं बुध की बात कर लेते हैं, तो बुध जो है वो आपके 15 डिग्री के कन्या राशि में उच्च के हैं, राइट। और बुध ही 15 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में मूल त्रिकोण पर आते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, किताब में देख रहे हो ना आप लोग, फलदीपिका में चाहे किसी में भी देख लो आप, पेज नंबर बोल दीजिए सर, पेज नंबर। इसमें फलदीपिका में 22 या 23 नंबर पेज होगा शायद, एक मिनट में ढूंढता हूं। बाईस है जी। हाँ 22-23 पेज ही है। बुध जो है वो 23 नंबर पे लिखा हुआ है। जो सिलेबस में बुक है उसमें नहीं है ये, गणित में उसमें भी होगा, उसमें भी होगा 41 पेज में। हाँ सेम पेज के आसपास ही होगा उसमें भी। 41 पेज है सर। वेरी गुड, थैंक यू। तो कहने का मतलब ये है कि ये उच्च राशि में कौन सी डिग्री के हैं और मूल त्रिकोण राशि में कौन सी डिग्री के हैं, वो हमको नोटिस करना चाहिए, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैसे इसका जो हम प्रिडिक्शन करते हैं तो बहुत कम लोग इसको इतने बारीकी से देख रहे होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ूं तो स्वराशि भी सिंह राशि हो गई, मित्र राशि आपकी हो गई। मान लो कौन है सूर्य के मित्र, उनकी लिस्ट बना लो। जो भी मित्र राशि होंगी उसमें भी फल तो उनका अच्छा रहेगा। शत्रु राशि में कौन कौन उनके शत्रु हैं आप नोटिस कर सकते हैं, और नीच राशि में कौन सी उनकी नीच राशि है उसके अकॉर्डिंग आप सोच सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो जी। मित्र राशि, शत्रु राशि। सर ये आपने 1-5-5 क्या लिखा है उच्च मूल त्रिकोण और स्वराशि के बगल में? मैंने सूर्य के बारे में बताया था कि सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री के उच्च के हैं, ये मेष हाँ जी, है ना। और ये सिंह है तो 0 डिग्री 20 मिनट है। स्वराशि उनकी सिंह है तो उसमें भी फलित कैसा होगा, ऐसे मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ। हाँ जी, थैंक यू सर। हाँ जी। अब आगे बढ़े थोड़ा सा जी। तो मैं क्विकली बता देता हूँ कि कौन कौन से मूल त्रिकोण में होते हैं। मूल त्रिकोण पता है ना वैसे मैंने, सूर्य मूल त्रिकोण में सिंह राशि में ही होते हैं। चंद्रमा किस में मूल त्रिकोण के? वृष में ही, जहां पर वो उच्च के हैं। मंगल है मेष में ही, जहां पर उनकी एक राशि है। गुरु जो है वो धनु के हैं। बुध जो है वो कन्या के हैं मूल त्रिकोण में। शुक्र जो है वो तुला के हैं, और शनि जो है वो कुंभ में। ठीक है। सूर्य मूल त्रिकोण में 0 डिग्री से 20 डिग्री तक होते हैं, और चंद्रमा जो है वो 3 डिग्री से 30 डिग्री तक मूल त्रिकोण में, वृष में। 3 डिग्री जो हो गई उनकी उच्च की राशि हो गई। मंगल जो है वो 0 डिग्री से 12 डिग्री तक है, और बुध जो है वो 15 से 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण में है। उसके आगे पीछे वो स्वराशि में हो जाएंगे, और 15 डिग्री पर उच्च के होते हैं बुध।
बृहस्पति जो है वो 0 से 10 डिग्री तक उच्च के हैं, मूल त्रिकोण में है, और शुक्र जो है वो 0 से 5 है, शनि जो है वो 0 से 20 है। इतनी बात क्लियर हो गई? जी। अब मैं थोड़ा सा नक्षत्र के बारे में अभी बता दूं या बाद में बताऊं? क्योंकि एक चीज़ है जो बहुत, वो थोड़ी हाईली, मतलब उसके लिए थोड़ा ब्रेन ज़्यादा चाहिए होगा। अगर आपने नक्षत्र अभी तक नहीं पढ़े हैं तो मैं उसको छोड़ देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, या अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं पढ़ा देता हूँ। पढ़ा दीजिए सर। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए आपके पास में नक्षत्र कौन कौन से होते हैं। थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट आने वाला है इसमें। तो एक नक्षत्र जो होता है वो होता है 13 डिग्री 20 मिनट का। ठीक है, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, और हर चरण जो कितने डिग्री का हो गया? 3 डिग्री 20 मिनट। राइट, इतना तो पता ही होगा सबको। आवाज नहीं आ रही? सर यस सर। यस सर। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मेष से कर्क को 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, ये है मेष, और ये है वृष, और ये है मिथुन, और ये है कर्क। अब मेष राशि में कितने डिग्री की हो गई? 30 डिग्री की। अब 30 डिग्री की मेष राशि 13 डिग्री 20 मिनट बाय डिवाइड करोगे आप, तो 13 डिग्री 20 मिनट के 4 चरण यहां चले गए। राइट, समझ रहे हो आप? ये गया अश्वनी नक्षत्र। इसमें अश्वनी के 13 डिग्री 20 मिनट हो गए यहां पर। फिर 4 चरण जाएंगे। अश्वनी नक्षत्र के बाद आता है भरणी। ठीक है, 4 इसके गए, तो 13 डिग्री 20 मिनट और 13 डिग्री 20 मिनट कितने हो गए? 26-40। 26-40। 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट, 26-40 हो गए। 26-40 के बाद में 30 डिग्री में कितनी जगह बची? 3 डिग्री 20 मिनट की जगह बची। जी। राइट, 13-20 तक ये हो गया अश्वनी का, 13-20 हो गया भरणी, और फिर कृतिका का पहला चरण कहां चला गया? मेष राशि में। समझ रहे हैं? अब कृतिका के 3 चरण आएंगे। कृतिका के 3 चरण, 1, 2 और 3। ठीक है, वो कितने डिग्री के बच गया था कृतिका नक्षत्र? 10 डिग्री का। तो कृतिका का 2nd, 3rd और 4th वो गया वृष राशि में। फिर कृतिका के बाद क्या आया? कौन सा नक्षत्र आता है? रोहिणी। तो रोहिणी का पार्ट 4 गए, 3 ये और
4 ये। तो 13 डिग्री 20 मिनट का रोहिणी नक्षत्र पूरा चला गया वृष राशि में। तो सर 9 चरण हुआ इसका मतलब? हाँ, टोटल 9 चरण होते हैं एक राशि में। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री की एक राशि है। अगर एक चरण 3 डिग्री 20 मिनट से आप डिवाइड करोगे तो आपका 9 पार्ट आ जाएंगे। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सर एक क्वेश्चन, अगर कोई कृतिका के दूसरे नक्षत्र में पैदा हुआ तो उसकी वृष राशि होगी? हाँ बिल्कुल। और पहले चरण में पैदा हुआ तो मेष राशि होगी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। हाँ जी। तो कहने का मतलब क्या है कि अश्वनी के पूरे 4 चरण चले गए मेष राशि में, भरणी के 4 चले गए मेष राशि में, कृतिका का पहला चरण गया मेष राशि में। तो यहाँ बात हो गई खत्म मेष राशि की। उसके बाद 3 चरण कृतिका के गए वृष राशि में, जो कि 10 डिग्री के हुए। फिर 13 डिग्री 20 मिनट पूरा कवर हो गया रोहिणी में। तो 23-20 आपके हो गए हैं एक्चुअली देखा जाए तो, 3 और 4 7। अब बच गए 2 चरण जो कि हो गए 6 डिग्री 40 मिनट के। वो किस में गया? वो गया आपका अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। रोहिणी के बाद आता है मृगशिरा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े तो मृगशिरा के 2 इधर गए थे, तो अब मृगशिरा का तीसरा और चौथा चरण यहां चला गया। तो यानी कि 6 डिग्री 40 मिनट का मृगशिरा नक्षत्र जो है वो मिथुन में आ रहा है। मृगशिरा के बाद आर्द्रा, 2 चरण इसमें गए, फिर 4 इसमें गए। वो कौन सा हुआ? आर्द्रा, राइट। तो यहां पर शुरू कर लेते हैं 10, 13, 20 और 6, 40। यहां पर खत्म हो गया ये ना ऐसे। तो ये क्लियर हो रहा है ना सबको? ऊपर से तो नहीं जा रहा? यस। तो 4 4 1, 3 4 2 और फिर 2 4 3। तो मृगशिरा, फिर आर्द्रा, फिर कौन सा नक्षत्र आएगा किसी को पता है? वेरी गुड, पुनर्वसु। पुनर्वसु। पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण चले गए यहां पर मिथुन में। तो ये मिथुन भी खत्म हो गया। अब पुनर्वसु का एक नक्षत्र यहां गया, चौथा। उसके बाद आते हैं आपके पास में फिर से 4। वो किसके हो गए? पुष्य नक्षत्र। और फिर लास्ट में क्या हो गया? अश्लेषा। ओके, तो यहां पर पुनर्वसु। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अश्वनी के 4 चरण, भरणी के 4, कृतिका का 1 मेष में, कृतिका के फिर 3, दूसरा तीसरा चौथा चरण, रोहिणी के 4 और मृगशिरा के 2, फिर मृगशिरा के 2 इधर, आर्द्रा 4, 3 पुनर्वसु, फिर 1 पुनर्वसु, 4 पुष्य और 4 अश्लेषा। ऐसे आपने डिवाइड करा है इनको। तो अश्वनी नक्षत्र का स्वामी कौन है? केतु। केतु, फिर शुक्र। ये सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा आपको। आपकी महादशा जो है इसी से चलती है। तो अश्वनी का केतु, भरणी शुक्र, फिर सूर्य, फिर रोहिणी चंद्रमा, फिर मंगल मृगशिरा, फिर राहु आर्द्रा, फिर पुनर्वसु गुरु, फिर पुष्य शनि और फिर अश्लेषा बुध। ठीक है, तो मैं यहां पर साफ साफ लिख देता हूं। ये हो गया अश्वनी,
फिर भरणी, फिर कृतिका, फिर रोहिणी, फिर मृगशिरा, फिर आर्द्रा, फिर पुनर्वसु, फिर पुष्य। पुष्य नक्षत्रों का सम्राट होता है, भगवान राम इसी में पैदा हुए। फिर अश्लेषा। ठीक है, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। फिर आया कौन सा, किसी को पता है? मघा। मघा, वेरी गुड। ये नक्षत्र आपको ऐसे भी पता होने चाहिए और ऐसे भी पता होने चाहिए। ऐसे का मतलब क्या है, जैसे मैं बोलूं केतु के नक्षत्र कौन से, तो आप बोलोगे अश्वनी, मघा, मूल। शुक्र के बोलूं तो कौन से हैं, पूर्वा, फाल्गुनी और पूर्वा, आषाढ़ा। ठीक है। कृतिका के कौन से हैं, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तरा, आषाढ़ा। ओके। रोहिणी, हस्त, चित्रा, स्वाति। ठीक है। हस्त चंद्रमा का नक्षत्र है, मंगल का चित्रा है, और मृगशिरा चित्र, और राहु का आर्द्रा, स्वाति। ठीक है। फिर गुरु का कौन सा है, पुनर्वसु, विशाखा। ठीक है। पुष्य का कौन सा है, शनि का कौन सा है, अनुराधा। अश्लेषा का कौन सा है, अश्लेषा के बाद बुध का, ज्येष्ठा। ठीक है। सबसे लास्ट में नक्षत्र आता है रेवती, ओ ओ ओ ओके। फिर हमारे पास में कौन सा, उत्तरा भाद्रपद। उत्तरा भाद्रपद भी नक्षत्र जो है शनि का है। ये शनि के चल रहे तीनों ऐसे, बुध के तीनों, फिर गुरु के तीनों, राहु के तीनों। ठीक है। ये हो गया पूर्वा भाद्रपद। तो मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, शतभिषा, मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या? जी सर। हाँ, आषाढ़ा के बाद में जो है वो श्रावण होगा, हाँ फिर वही मैं धनिष्ठा सोच रहा होगा, मैंने फिर कुछ गड़बड़ करा क्या? शतभिषा तो राहु का होता है। राइट। तो सावन जो आया वो चंद्रमा का है, तो श्रावण नक्षत्र। और ये हुआ मंगल का कौन सा था, शतभिषा, धनिष्ठा, धनिष्ठा, सॉरी सर धनिष्ठा, धनिष्ठा जन शतभिषा, और फिर शतभिषा। वेरी गुड। अच्छा, एक मजेदार बात आपको बता देता हूँ, जब बात उठी रही है नक्षत्र की। मैं ये पूछ रहा था कि हमारे हिंदी महीनों के नाम कौन कौन से हैं? चैत्र से शुरू होते हैं सर। चैत्र, इसमें याद नहीं। चैत्र यानी अप्रैल, चित्रा। हाँ, नवरात्रों के आसपास में। हाँ, है ना, चित्रा, चित्रा। चैत के बाद बैसाख। ये आ गया 1, ये हो गया 2। विशाख के बाद ज्येष्ठ। जेठ, ज्येष्ठ। जेठ के बाद आषाढ़, आषाढ़ के बाद आषाढ़।
सावन। श्रावण, सावन के बाद भाद्रपद, भादो। भादो के बाद आसोज, आश्विन। अश्विन, आश्विन। आश्विन के बाद कार्तिक, कार्तिक। मार्गशीर्ष, कार्तिक। कार्तिक कार्तिक और मार्च, नहीं, कार्तिक। हाँ, कार्तिक की बात है, सही बात है। कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष, मृगशिरा, हाँ, मार्गशीर्ष। उसके बाद पौष, पौष। पौष के बाद माघ, माघ। माघ, माघ। माघ के बाद फागुन। फागुन, फागुन के बाद चित्रा। फिर चैत आ जाता है। 9, 10, 11, 12 हो गए 12 महीने। हम लोग इतने ज़्यादा मूर्ख हैं, इतना बढ़िया सिस्टम, कैलेंडर सिस्टम छोड़ के ना हम ग्रेगोरियन कैलेंडर पढ़ते हैं। हमको ये पता ही नहीं कि तिथियां क्या चल रही हैं। ये तो भला हो हमारे त्योहारों का जिसकी वजह से हम बचे हुए हैं, दिवाली वाली का, या शादी में जो पंडित जी पूजा वूजा कर देते हैं, संस्कृत वगैरह बच गई। ये इतना बेहतरीन सिस्टम है जो आज तक नहीं बदला गया, इतने हजारों साल बाद भी एक भी करेक्शन नहीं है इसमें। और दिस इज द ओनली सिस्टम which is based on luni-solar calendar. luni-solar calendar का मतलब क्या हुआ? जो आप कैलेंडर देखते हो डेट वाला, वो सिर्फ सोलर कैलेंडर है, उसमें मून की पोजीशन नहीं बताई जाती। और उसके बाद भी वो सोलर कैलेंडर गलत है, उसमें करेक्शन नहीं है। लीप ईयर जो है वो दिया गया 1700 कुछ 50 कुछ ईस्वी में। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट उससे पहले इनको पता ही नहीं था। तो कई सारी कंट्रीज ने 10 या 12 दिन एडजस्ट करे हैं लीप ईयर को बाद में कैलेंडर में फिक्स करने के लिए, क्योंकि वो लीप ईयर डाल ही नहीं रहे थे। उसके बाद सेंचुरी ईयर नहीं डाल रहे, उसके बाद भी इसमें कमी है क्योंकि ये एक्यूरेट नहीं है। ल्यूनी मतलब मून, सोलर मतलब सन। हमारा कैलेंडर इन दोनों को कैलकुलेट करके चलता है। तो जैसे हमारा जो महीना चालू होता है वो कृष्ण पक्ष से चालू होगा और शुक्ल पक्ष फिर चैत्र शुक्ल है ना, चैत्र शुक्ल से। हाँ, 15 दिन शुक्ल पक्ष, 15 दिन कृष्ण पक्ष, राइट। तो उन्होंने क्या करा, पूर्णिमा वाली डेट ली, इससे स्टार्ट करा और अमावस्या आई और फिर पूर्णिमा आई। उन्होंने एक मार्क सेट कर रखा है कि ऐसे चलेगा और वहां खत्म होगा। ये मार्क कौन सा है? नो मून फुल मून का, सन और मून के कारण ही बनता है ये मार्क। इसमें कभी कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने उल्टा बोला क्या? फुल मून बोला क्या मैंने? है ना, फुल मून है ना ये। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बीच में फुल मून आता है, मतलब यहां नो मून होगा। तो मैंने जो ये आपको नाम दिए महीनों के नाम, क्या ये इत्तेफाक है इन नक्षत्रों पे रखे गए? क्या ये महज एक इत्तेफाक है? नहीं सर, ये पहले से ही कुछ होगा इसके बीच में छुपा हुआ। ये इसमें जब आप कहते हो ना चैत का महीना चालू हो रहा है चित्रा नक्षत्र में, तो नक्षत्र को क्यों एसोसिएट कर दिया हमने चैत से? क्योंकि इसमें जब आता है पूर्णिमा, जब होगी चैत में जब पूर्णिमा होगी उस दिन फुल मून होगा, उस दिन पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र में होगी। समझ रहे हो आप अपनी बात को? मतलब कि जब भी पूरे साल में पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र में होगी वो ऑटोमेटिकली चैत का महीना होगा। उस फुल मून के नाम पर उस महीने का नाम रख दिया गया। यानी कि जब भी फुल मून होता है तो चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में ही होता है ऑटोमेटिकली। अगर फुल मून विशाखा नक्षत्र में हुआ तो यानी कि वैसाख लग गया है। फुल मून ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ, इसका मतलब जेठ लग गया है।
फुल मून पूर्वाषाढ़ा में हुआ तो इसका मतलब सॉरी आषाढ़ में लगा है फुल मून तो पूर्वाषाढ़ा में हो गया, इसका मतलब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में वो। देख रहे हो कितना लॉजिकल मतलब कॉन्सेप्ट है ये। हम लोग अपनी राशियां देखकर जॉडियक फॉलो करते हैं, सनसाइन फॉलो करते हैं, जो गलत है। 90% 99% इंडियंस को ये पता ही नहीं होगा कि वो गलत जॉडियक साइन फॉलो कर रहे हैं, और वो बिल्कुल इतनी बड़ी मेजर मिस्टेक है। बेजान दारू वालों को सब जानते हैं जो गलत सनसाइन पे प्रेडिक्शन कर रहा है, ठीक है। लिंडा गुडमैन पढ़ते हैं हम लोग, जिनको पता ही नहीं कुछ भी। तो आप समझ गए हो ना इसका मतलब क्या है। हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं है, प्रॉब्लम ये है। हमारे एंशिएंट बुक को पढ़ने का किसी के पास टाइम ही नहीं है। अब चलते हैं वापस। तो अब मैं थोड़ा सा आपका दिमाग खराब करने वाला हूं। दिमाग कैसे खराब होगा? कैलकुलेशन में। तो मान लेते हैं आपने कहा सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री के उच्च के हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं सूर्य किस नक्षत्र में उच्च के हैं? क्या आप ये कैलकुलेट करके बता सकते हो? दोबारा बोलो। सूर्य इन्होंने बोला मेष राशि में 10 डिग्री के उच्च के हैं, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कौन से नक्षत्र में उच्च के हैं? ये क्या देख कैलकुलेट कर सकते हो आप? सर कृतिका नक्षत्र में। बहुत बढ़िया, सही बताया आपने। क्या नाम है आपका? नाम क्या है जिन्होंने बताया कृतिका नक्षत्र? सर नितिका। नितिका, वेरी गुड नितिका जी। 10 डिग्री का मतलब क्या है? देखो अश्वनी नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट तक का चल रहा था। मेष राशि से शुरू हुई थी कहानी, है ना? मेष राशि से शुरू हुई कहानी हमारी, और वो कहां तक अटकी? 10 डिग्री पर जाकर। तो 10 डिग्री पर कौन सा नक्षत्र है? कृतिका, राइट? समझ में आ गया ना सबको? बढ़े आगे। आवाज नहीं आ रही किसी की? सर एक बार ही रिपीट कर दीजिए यही वाला पॉइंट बस। हमने ये कहा कि सूर्य जो हैं वो मेष राशि में 10 डिग्री के हैं। मेष राशि की शुरुआत हुई 0 डिग्री से, चलेगी मेष राशि 30 डिग्री तक। तो 13 डिग्री 20 मिनट तक तो एक नक्षत्र रहेगा। कौन सा रहेगा वो? अश्वनी नक्षत्र। तो अश्वनी नक्षत्र जो है वो किसका नक्षत्र है? क्या वो कृतिका है? केतु का है। तो नहीं, केतु का है ना? हाँ मैं यही पूछ रहा हूँ, वो क्या वो कृतिका है? केतु। हमने 10 डिग्री तक बात करनी थी ना। 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक कौन सा नक्षत्र चल रहा है? अश्विन सर। अश्वनी। और फिर 13 20 26 40 तक जाना है। किसका जाना है वो? बरनी। फिर जो बचा हुआ 3 40 जो है वो कृतिका है। तो क्या वो कृतिका में चला गया 3 20? हमारी 10 डिग्री की कहानी तो यही खत्म हो गई ना नितिका जी? नहीं आया समझ में नितिका जी? फिर सर कैसे होगा? 13 फर्स्ट तो अश्विनी तो 13 डिग्री तक तो वही मैं है। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे होगा। गलत हो गया, कृतिका नक्षत्र नहीं है वो अश्वनी नक्षत्र है। मेरे दिमाग में आया केतु का नक्षत्र, मैंने सोचा कि केतु का नक्षत्र। हाँ वो अश्वनी नक्षत्र। हाँ राइट। तो 3 डिग्री से दूसरा पेज स्टार्ट करूँ क्या? इसमें खिचपिच ज्यादा हुई है। दूसरे पेज सर इसके साइड में लिखो, नहीं तो फिर वो सारा गलत हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। ऐसे कर लें साइड में। हाँ ये ठीक।
ऐसे करते हैं ना, तो 13 डिग्री 20 मिनट तक ये, और 26:40 तक ये। तो अश्वनी खत्म हो रहे हैं आपके 0 डिग्री से 13:20 तक। तो 10 डिग्री का हमने बोला सूर्य उच्च के मेष राशि में, तो अश्वनी नक्षत्र में चले गए ना सर, समझ आ गया। है ना। तो केतु की दशा, अच्छा, जब जिस नक्षत्र में चंद्रमा होता है ना, उसमें ही हम उसी से दशा चालू होती है। मालूम है अभी तक मैच करा है नहीं करा? जिस नक्षत्र में चंद्रमा होते हैं। हाँ, मैं आपको चलो एक और बात बता देता हूँ। यहाँ पर आपके पास कौन कौन से वो थे प्लेनेट? केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, यही तो थे ना। केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध, ऐसे थे। तो जो केतु है वो है 7 साल की दशा है उसकी। महादशा जो है केतु की 7 वर्ष की है। शुक्र की महादशा है 20 साल की। सूर्य की महादशा है, किसी को पता है? 6 साल की। 6 साल की। हाँ। 6 साल सर। चंद्रमा की 10 साल की। 10 साल। सर एक मिनट फिर से बता दीजिएगा। केतु की 7 साल की, केतु की 7 साल की, शुक्र की 20 साल की, सूर्य की 6, चंद्रमा की 10, मंगल की फिर 7 साल की। मंगल के बाद आएंगे राहु की 18 साल की, ठीक है। और फिर राहु के बाद में आएंगे गुरु की 16 साल की। फिर शनि आएंगे, शनि की 19 साल की। फिर शनि के बाद आएंगे बुध की 17 साल की, ठीक है। अगर इसका टोटल करोगे तो 120 साल की दशा आएगी। ओके, तो सर कौन सी दशा तो फिर हम अपने जीवन में देख नहीं सकते? हाँ, कोई दशा नहीं आती किसी के जीवन में, महादशा। तो अभी मैंने इसको थोड़ा आपके ज्ञान के लिए बता दिया, क्योंकि ये आपको यूज आएगा, मैथमेटिक्स में यूज करोगे इसका। तो अभी मैं 2-3 बातें बता दूं, उसके बाद फिर हम दोबारा उसी पॉइंट पे चलते हैं वापस।